नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राहुल सैनी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आज वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं जिला करोल बाग ओबीसी मोर्चा से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर चुनावी मुद्दों पे हम बात करेंगे। इस समय आप देख रहे हो सर गर्मी है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बांसुरी स्वराज जी यहाँ से कैंडिडेट बन गए हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस बार से चुनाव? रिस्पांस इस बार बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि जो मोदी जी के द्वारा करे गए कार्य हैं, जो कि पूरे देश में सबको पता है भाई उन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं देश के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उसको लेके लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। और फिर बांसुरी जी जो हैं, बांसुरी स्वराज जी का, बहन जी का, इनका बहुत नाम है। इनका इतना कहते हैं ना, पहचान है लोगों के बीच, इतनी क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्ट है, तो लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला है। तो दौरा भी हो चुका है क्षेत्र के अंदर? बिल्कुल जी, उनका आज से नेट 2 महीने पहले हुआ था, 15 मार्च को दौरा हुआ था उनका। एंड बहुत ही अच्छा दौरा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। काफ़ी पब्लिक थी, इवन मैं खुद वहाँ अवेलेबल था, प्रेजेंट था। तो मैं देखा कि लोगों को बहुत हर्ष और उल्लास था लोगों का। तो इससे पहले बहन जी मीनाक्षी लेखी जी भी रही, यहाँ से 2 बार की सांसद रही। उनके समय में क्या क्या उपलब्धि रही इस क्षेत्र की? भाई उनके समय में क्षेत्र के अंदर, भाई देखो, जो हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी हैं, उनको भी बहुत अच्छे एडवोकेट है, अच्छा उनका एक चरित्र है, कैरेक्टर बहुत अच्छे, तो लोग बहुत अच्छे से उनसे ही अच्छे जुड़े हुए थे। और आपने जैसे देखा कि भाई संसद के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उनके पलट जवाब विपक्ष को, और खासकर राहुल गांधी जी के खिलाफ, तो लोग उनसे बहुत अटैच थे, जुड़े थे। और इस बार का बस ये रहा कि सीट का जो एससी ओबीसी और जनरल की वजह से थोड़ा वो बदलाव हो गया। तो इस वजह से थोड़ा भाई हम लोगों को एक बार फील हुआ कि भाई हमें लगा कि उनको मिलेगी टिकट, बट लेकिन जब बहन जी को इनको मिली तो वी वर हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। हम उसके लिए बहुत खुश हुई मिली कि चलो भाई एक अच्छे ही लेवल का हमें यहाँ पे अब एक्सपोजर मिलेगा वो। और तो आगे की क्या डिमांड्स हैं? मतलब जनता की अगर जीत के आती हैं बांसुरी जी, तो क्या क्या इस क्षेत्र के लिए क्या क्या जरूरतें हैं? ज़रूरतें देखिए जी, यहाँ पे क्या है कि मार्केट एरिया पड़ता है बेसिकली हमारा। जो अब टैंक रोड की अगर मैं बात करूँ, करोल बाग तो बहुत बड़ा है। अगर मैं एक अपने एरिया की बात करूँ, ये अब मोस्ट ऑफ दी मार्केट एरिया बन चुका है। और मार्केट एरिया के अंदर बस ये है कि थोड़ा बहुत जो एक डेली रूटीन का जो भीड़ हो गया, पब्लिक आना जाना हो गया, और यहाँ के जो रोडवेज जो भी अपना काम है उसको थोड़ा एक करना ज़रूरी है। कि उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं कि रश बहुत हो जाता है दिन में। उसकी मैनेजमेंट बिठाना जो कि काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, बट जिस लेवल तक हमने सोची अभी तक हो नहीं पाई। फिर यहाँ पे छोटा मोटा आप देखें कि भाई आम जनता यहाँ की जो है, जिनकी यहाँ पे अपनी, जैसे मेरी यहाँ की अपनी वोटिंग है, तो वो लोग यहाँ पे लिमिटेड रह गए हैं और बाहर के व्यापारी लोग ज़्यादा हैं। तो थोड़ा बहुत होता है कि मे बी इसलिए यहाँ इतना सुनवाई या इतना देख नहीं कर पा रहे हों। तो एक नेगेटिव वे में वो है। बट मार्केट होने की वजह से पूरे एशिया के अंदर इसके पूरा वर्ल्ड वाइड एशिया की नंबर 1 जीन्स मार्केट है ये। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा राहुल जी, आप जो जुड़े हैं इस भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त, कैसे आपका आना हुआ इस राजनीति में? राजनीति में ऐसा था, जैसे मैंने आपको बताऊं, सन 2000 के अंदर हमारे यहाँ से हमारे जो सीनियर है सर योगेंद्र चंदोलिया जी, उन्होंने अपना बीजेपी से उन्होंने सीट ली थी। तो उनके साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए और उनके प्रदर्शन में हर चीज़ में हम साथ रहते थे, जब ऐसे जनरल पब्लिक। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो यहाँ मेरे एक अंकल हैं जो कि बिल्कुल खास घरेलू उनसे हमारे रिलेशन है, विनोद नागर जी, जो कि यहाँ मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। उनसे हमारे 30 साल पुराने ऐसे लिंक है, घर पारिवारिक वाले, जिसके बहुत ही अच्छे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि राहुल यार तू आ जा हमारे साथ ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, बिल्कुल। बोले यार तू मेरे साथ काम भी करता ऑलरेडी, क्यों ना पद के साथ काम कर, बिना पद के तू मेरे साथ कर। मैं कहा अच्छी बात है अंकल जी, क्योंकि ओबीसी मोर्चे को यार संभालने वाला कोई नहीं है। आप देखेंगे क्योंकि ओबीसी में कहीं यहाँ पे कोई लोग इकट्ठा नहीं रहते कि भाई एक सोसाइटी बनी हुई है, नहीं, एक यहाँ है तो एक वहाँ, एक वहाँ है, तो लोगों में एकता नहीं बन पा रही। बोले तुम हमारे साथ आओ और इसको काम को शुरू करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने एज अ पद लेके उनके कहने पर सन 2018 में शुरू करा था। अच्छा, ओबीसी मोर्चे की आपके पास जैसे जिम्मेदारी है जिले के अंदर, तो अपने ओबीसी अपने मोर्चे को लेके, अपने समाज को लेके किस तरह लेके चल रहे हैं? जी देखिए, एक मैं क्लियर बात बताऊँ, मैं उस वे में नहीं हूँ कि भाई मैं सिर्फ ओबीसी मोर्चे को, अपने समाज को लेकर चलूँ, नहीं। देखिए ये समाज बना है भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से, हर समाज के। मेरी ही बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ओबीसी भी हैं, वहाँ सरदार भी रहते हैं, वहाँ पंजाबी रहते हैं, जनरल भी है, सभी रहते हैं। तो हम, मैं किसी एक से कनेक्ट होकर उसके लिए सोचूं, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी आपको जो दे रखी है ओबीसी, बिल्कुल, जिम्मेदारी जो मुझे दे रखी है उसके अंदर मेरा ये है कि भाई जो मेरा ओबीसी मोर्चे के अंदर मेरे साथ के जुड़े हुए लोग जो हैं, उनको मैं अपने साथ लेके चलता हूँ कि हाँ भाई हमें अपने एक संगठन को, इस मोर्चे को एक अच्छी पहचान देनी है। बिकॉज पहली बार किसी राजनीति के अंदर हुआ है कि ओबीसी
जो एक है कैटेगरी, मोर्चा कैटेगरी, उसको आगे लाया गया है। एस ओबीसी को कभी कोई पूछता ही नहीं था, बस उसको तो एक रिजर्वेशन के नाम पे एक लॉलीपॉप पकड़ा के साइड कर दिया जाता था। तो मगर सर दिल्ली में इतनी समस्या है, पॉल्यूशन को लेके भी है, काफ़ी इंक्रोचमेंट भी है, मतलब ऐसा क्या लगता है दिल्ली के अगर हालातों में हम बात करें? देखिए, अगर मैं रियलिटी बात बताऊँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी ये जो आपने एनक्रोचमेंट को लेकर बात कही थी, ये 1 मिनट में एकदम से कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक सिस्टम और एक मैनेजमेंट बिठाई जाती है और ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। और वो कितना ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है आप देख सकते हैं, सब कुछ है, सबके सामने खुली किताब है। चाहे फिर इनके ये जितने भी एक्सपोज़ हुए हैं ये इन चीज़ों में, चाहे इन्होंने ऑड इवन लाए, ऑड इवन से उल्टा ये हो गया, गाड़ियाँ और ज़्यादा सड़कों पे उतर गई। मेरे नोन के अंदर मैंने एक जनरल उदाहरण दूं, जिसके पास 2 गाड़ी थी, दोनों ही ऑड थी, बट वो इवन में क्या करे, उसने सेकंड हैंड इवन नंबर की खरीद ली, उल्टा गाड़ी बढ़ गई उसके घर में। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं था ये। इवन इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि भाई ऑड इवन लगाने से मात्र पोल्यूशन में 2-3% का इजाफा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, उसके तो सुधार होगा। इससे गाड़ियों को बैन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आम जनता परेशान है। उससे हमारा जो आप ये कह सकते हैं बिजनेस लाइन है या कोई ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बड़े परेशान हुए। बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ा है, ऑफिस में फ़र्क पड़ा है कि भाई उनका वर्क आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? लोग छुट्टी कर लेते हैं, जी सर मैं कैसे आऊँ, बड़ी परेशानी होने लगी। आम जनता परेशान होगी क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो मजबूर है, लेकिन आम जनता जो कमाता, जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा फाइन भर देता था उस दौरान। 2-2 हज़ार का चालान बंदा रोज़ कटवा रहा है, हर 2 दिन में कटवा रहा है, परेशान हो गया। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं था। और आपने इसके अलावा और क्या-क्या सेवा दे रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए जी देखिए, जैसे भी कभी हमारे यहाँ पे कोई बड़ी सभा होती है, उसके अंदर हमें किसी प्रकार से कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, मैं सामने से होकर उसको कोशिश करता हूँ पूरा फुलफ़िल कर सकूँ। हमारे यहाँ छोटी-मोटी बाइक रैलीज़ होती हैं, तो भाई हमें लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने उसको। कोई जागरूक, बेसिकली ये सब जागरूकता के लिए होता है। ये नहीं कि सिर्फ़ पार्टी अपने लिए कर रही है। पार्टी यदि कोई कार्य कर रही है जागरूकता के लिए, आम जनता की जागरूकता के लिए। अभी राम मंदिर बना था, मैंने अपने यहाँ पे भंडारा रखा था, सारे यहाँ पे बढ़िया से सब कुछ करा था, भजन वगैरह सारे चल रहे, पूरे दिन भजन चले। तो एक जागरूकता कि हाँ जी राम मंदिर बना, हमें खुशी है। और ऐसे ही हमारे अभी जैसे अभी रिसेंटली अपना परसों रामनवमी थी, हनुमान जयंती भी थी और रामनवमी में भी गई है। तो इन दोनों कार्यक्रम पे हमने अपना यहाँ पे वही सब करा, कोई भंडारा योगदान करा, भंडारा करा। एक जागरूकता है ये बेसिकली, ना किसी के खिलाफ है और ना किसी सिर्फ पार्टी के लिए, सबके लिए है ये। अच्छा, करोल बाग आपकी जो विधानसभा बेसिक क्या-क्या समस्या है, किन-किन तरह की इन क्षेत्रों में क्या मुद्दे थे? मुद्दे देखो, करोल बाग के अंदर आप देखेंगे, करोल बाग के अंदर मिक्स है सब कुछ। कहीं पे मार्केट एरिया, तो मार्केट एरिया से रिलेटेड उनकी समस्याएं हैं। कहीं पे सिर्फ लोग रहते हैं, बट वहाँ कुछ मार्केट एरिया बन गया तो लोग उनसे परेशान हैं। तो हम उसको एक लाइन में या एक उसमें नहीं कह सकते कि एक ये समस्या है, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दिल्ली के सीएम है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, वो जितना कहते हैं सबको पता है, हार्डली 1% कर पाते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई एक ऐसा काम उन्होंने किया हो जिसके अंदर पब्लिक को एक तरफा या पब्लिक को इतना फ़ायदा हुआ कि पब्लिक उनका गुणगान करे, एक न्यूट्रल होकर। तो न्यूट्रल होकर कोई उनका कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बीजेपी से जुड़ा हूँ तो बीजेपी की तारीफ़ करूँ। आज के दौर में, आज से 10 साल पहले आप उठा के देखिए, मैं थोड़ा ना इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले आऊँगा। हम पाकिस्तान से नज़रें मिलाने में डरते थे, हम डरते थे कभी भी युद्ध हो सकता है जी। और अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही श्री शंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना को धमकी दे दी कि तुम तुम्हारी लिमिट में रहो, भारत में तुम्हें कहीं भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 साल में हमारा देश देखिए, जो पाकिस्तान से डरता था, आज चाइना की आंखों में नज़रें डाल के उसको धमका रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है। तो हम वहाँ तक विकसित हुए। आज हमारा देश पूरा बॉर्डर से इतना सेफ एंड सिक्योर है कि कोई हमारे देश में घुस नहीं सकता। और एक टाइम था कि हम डरते थे कि कभी भी अटैक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम जी ने, मैं अभी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कर कर आया था। पहाड़ों में इतने बढ़िया डेवलपमेंट है, इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डल गई है कि जो कहते हैं ना, रोड पहाड़ों में जाने से डरते थे, आज के टाइम में लोग खुले बिंदास जाते हैं और वहाँ अपना समय व्यतीत करके आते हैं। आप कभी जाना, मैं कहूँगा बद्रीनाथ जाना, माना गाँव जो हमारे देश का आखिरी गाँव, मैं वहाँ भी गया था। वहाँ पे मेरी गाड़ी से मैं गया था, 103 104 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है हाईवे पहाड़ों पे। इट मीन्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुधर चुका है। आज अगर युद्ध छिड़ जाता चाइना से, 24 घंटे के अंदर सारे टैंक एंड एम्यूनिटीज़ वहाँ बॉर्डर पे मिलेंगे। और एक टाइम था कहते थे कि अगर युद्ध छिड़ गया तो कभी कोई पहुँच नहीं सकता। तो ये हम देश के लेवल पे अगर बात करें ना, मैं उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ बीजेपी से कि देश के लिए भला हो रहा है, देश को एक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया। आज आर्मी भी कहती है कि हमें इतने खुली छूट है कि हाँ जी, हमें परमिशन का वेट नहीं करना। अगर हमारे पास कोई ऐसा लगता है भाई देश को खतरा है, यू कैन टेक द एक्शन। मगर इंडिया गठबंधन जो सवाल उठाई लगातार है कि मोदी जी के आने से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, लगातार हमारा जो लोकतंत्र खतरे में जा रहा था। देखिए मैं बताता हूँ आपको,
मैं इतने फैक्ट हैं पुराने कांग्रेस के रिलेटेड, अगर मैं बताने बैठ गया शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आप अपने उससे सोचना। जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कहाँ रखा? सुनिए ध्यान से। इमरजेंसी क्यों लागू हुई थी हमारे देश में? सोचने वाली बात है। एक दिन पहले इंदिरा गांधी जी की कहते हैं गिरफ्तारी थी, लेकिन उन्होंने जस्ट इमरजेंसी लगा दी। ये क्या था? तानाशाही थी, नहीं थी? सबसे बड़ी बात, आज तक किसी को नहीं पता कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री यदि बनते तो अपने सुभाष चंद्र बोस जी बनते। आज तक नहीं पता वो कहाँ गायब हो गए, उनका यही नहीं पता। ये सब क्या है? ये कांग्रेस का अपने टाइम में करी गई एक तानाशाही है, या लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। उस वक्त क्या था? ये मीडिया नहीं था, लोगों को नहीं पता था। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 70 साल में कांग्रेस ने पता नहीं क्या से क्या कर ली थी, लेकिन जो काम बीजेपी ने 10 साल में कर दिया, क्या वो 70 या 50 साल में नहीं कर सकते थे? वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था। भाई उस समय के हिसाब से वो रिसोर्सेज थे। सबसे बड़ा देखिए कांग्रेस के राज में अगर आप बात करेंगे कितने एम्स थे? 4 या 5 एम्स मुश्किल से पूरे भारत देश में, और आज आई थिंक 50 से ज़्यादा एम्स विद इन 10 ईयर। सबसे बड़ा एक उदाहरण जो कि किसी छुप नहीं सकता, एम्स हॉस्पिटल। इसके अलावा और कितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं। आज इंडिया के पास सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। अगर आप देखेंगे नंबर 3 पे इंडिया आता है अपना सेना बल के अंदर, जो कि कभी 10 में भी नहीं आता था। क्यों नहीं हुआ आज तक ऐसा? सोचने वाली बात है। आज अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के अंदर इतने साल पूरा परिवारवाद रहा, इन्होंने क्या करा? अगर आप सोचेंगे फैक्टली, जनता का कितना भला हुआ पता नहीं, लेकिन इनकी जेबें बहुत भरी। सर 25 के यहाँ विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? मेरे क्लास सवाल आपसे। 25 के विधानसभा चुनाव के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, बिकॉज दिल्ली के अंदर बीजेपी का नो डाउट अच्छा वो आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है, अच्छा आ रहा है अब। क्योंकि जो इनके जो केजरीवाल जी हैं, इनका जो अभी हुआ है, एक्सपोज हुए हैं ये, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इनसे नाराज़ हैं आम आदमी से, और उनका रुझान यही बढ़ा है कि भाई बीजेपी जो एकमात्र पार्टी, एकमात्र ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि कहीं भी एक भी उनके ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं है आज की डेट में। तो और क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल जी आपने? संदेश देखिए, मेरा एक यही संदेश है आम जनता के लिए कि आप ना सिर्फ पार्टी को देखिए और ना सिर्फ क्या हो रहा है, बड़े नेता क्या कर रहे हैं वो देखिए, आप ये देखिए कि आपके भलाई, आपके देश की भलाई किस में है। सबसे पहले आता है देश लोगों के लिए। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। यदि आज देखिए इजराइल और इनकी लड़ाई चल रही है, हमने देखा भाई, उनका देश मजबूत होता तो फिर वो आज घुसपैठ नहीं होती बाहर के देश की। लेकिन हमारा देश इतना वो है, स्ट्रांग है, कि उनकी घुसपैठ किसी भी देश की नहीं हो सकती हमारे देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात, देश यदि मजबूत रहेगा बॉर्डर से और बाहर से सेना से, तो अंदर की लड़ाई तो हम खुद लड़ लेंगे, आपस में निपट लेंगे। यदि अगर आज चाइना घुस गया, कहीं से पाकिस्तान घुस गया, कहीं से कोई भी दूसरी कंट्री घुस गई, तो भाई साहब देश तो छोड़ो, हमें अपने आप को बचाना मुश्किल है। अगर हम नहीं बचेंगे तो देश का कैसे बचा सकते हैं? तो हमें देश के लिए ही सोचना है, देश हित में आपका वोट डलना चाहिए। देश हित के लिए सोचिए, क्या कांग्रेस ने करा, क्या साइकिल ने करा, क्या आम आदमी ने करा, इन चीज़ों को कंपेयर कीजिए, इन चीज़ों को आप रिलेट कीजिए कि भाई किसने देश के लिए भला करा, किसने नहीं करा। जो राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से अटका हुआ था, वो आज क्यों सॉल्व हुआ? सबसे बड़ा उदाहरण दूँ, 370 के लिए कितनी बातें कही जाती थी कि 370 हट नहीं सकती, 370 हट गए तो देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक सुई भी नहीं हिली यहाँ से वहाँ, 370 हटा दिया गया। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले चुनाव के बाद में, जो कि अभी चल रही कार्रवाई पीओके हमारा अपना होगा, भारत के पास होगा, तो सोचिए कि देश का, हमें देश को बचाना है या अपने गली मोहल्ले को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये हमारी सीधी बात राहुल सैनी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।